सड़क धंस गई, सांसें अटक गई। वहां पर पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एरिया सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल एरिया में क्या हाल होगा। गड्ढा काफी इन्होंने टेम्परेरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। देश की राजधानी परेशान हो गई। परेशानियां हो रही है। वन वे रोड कर दिया गया है और डाइवर्ट कर दिया गया है रोड को, तो जाम लग जाता है और दिक्कत होती है बहुत। शिविर बैठा हुआ था, 2 महीने हो गए, किसी ने ध्यान नहीं किया। भारी आरोपों की बारिश हो गई। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए नहीं होती है, जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। परेशानियों के सैलाब पर सियासत हो गई। तो त्रासदी आई हुई है। एनजी साहब को ऐसे समय लोगों की मदद करनी चाहिए या गंदी राजनीति करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गई दिल्ली गड्ढे में। वक्त हल्ला बोल का है, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। भारी बारिश हुई तो देश की राजधानी की दुर्दशा आपने देखी। सड़कों पर पानी जमा है, कई इलाकों में पानी भर गया। अब बारिश थोड़ी कम हुई लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब सड़कें धंस रही हैं। दिल्ली के 2 वीवीआईपी इलाकों में आज सुबह सड़क धंसने की खबर आई। तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। इन बड़े बड़े बीच सड़कों पर बने हुए गड्ढों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोगों के मन में यह सवाल आया कि ये राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के इतने करीब ये हाल है तो फिर क्या होगा दिल्ली का। इस बीच यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है। अब दिल्ली की खराब होती हालत पर सियासत तेज हो गई है। पहले दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया तो उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और बोले कि सालों से नालों की सफाई नहीं हुई है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं, दिल्ली में किस किस साल ज्यादा बारिश हुई। इस साल 9 जुलाई को जो बारिश हुई वो अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा बारिश है। 1958 में 1958 में 20 जुलाई को दिल्ली में 266 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि देश के किस राज्य में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, किस राज्य में कम। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में इस बार 1 जून से 10 जुलाई तक सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई। हम आज कुदरत की मार और इससे जुड़े तमाम सियासी सवालों पर हल्ला बोल करेंगे और ये पूछेंगे कि सारा का सारा ठीक रहा, क्या कुदरत पर फोड़ा जा सकता है या फिर सीवेज, इन नालों की सफाई, ये जिसके लिए हम अपने काउंसिलर्स को चुनते हैं, जो इनका काम था वो इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली को इन सब का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। इन तस्वीरों को देखकर आप शायद यही कहेंगे, गई दिल्ली गड्ढे में। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सरकारें क्यों चुप हैं? सरकारें कहां ध्यान दे रही हैं? दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही तरफ लग जा रहा है तो आगे काफी दिक्कत हो रही है। आगे भी जाम लग जाता है, काफी दिक्कत रहती है, खतरा रहता है टेम्परेरी में। तो इसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक किया जाए। अब आप पूरी खबर देखिए और फिर सोचिए कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, कुदरत या फिर सियासत। ये दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है। यहाँ से इंडिया गेट कुछ मीटर की दूरी पर ही है। सुबह अचानक वहाँ 5 फीट गहरा गड्ढा होने की खबर से हड़कंप मचा। घर से दफ्तर के लिए निकले लोग ट्रैफिक में फंसे। सबसे बड़ा वीआईपी एरिया है, जहां पर इंडिया गेट है, जहां पर पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह के वडोदरा हाउस है, राजस्थान हाउस है। मैं कहना चाहता हूं, सोचिए जब ये एरिया सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल एरिया में क्या हाल होगा। अब दक्षिणी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश की तस्वीरें देखिए।
यहां भी अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा। इलाके के विधायक सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। सड़क धंसने की खबर ने उन्हें झकझोरा। वो खुद मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को तलब किया, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले और कुछ ही घंटों में सड़क की मरम्मत हो गई। सड़कें धंस रही हैं, सड़कों की मरम्मत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि सड़कें धंस क्यों रही हैं? 2 दिनों पहले रोहिणी इलाके में पानी भरा तो वहां से भी सड़कें धंसने की तस्वीरें आई। तो क्या ये जल जमाव के साइड इफेक्ट्स हैं? और अगर हाँ, तो जल जमाव हो क्यों रहा है? भारी बारिश के बाद जल जमाव के लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली की सरकार से ये सवाल पूछिए तो जवाब मिलेगा कुदरत, लेकिन उपराज्यपाल कुछ और ही कह रहे हैं। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये हर साल का रिचुअल बनकर चला रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल उन इलाकों का दौरा करने निकले थे जहां उफनती यमुना का पानी लोगों के आशियाने पर अटैक कर रहा है। पूरा इलाका घूमने और लोगों का हाल देखने के बाद उपराज्यपाल ने पूरी समस्या के लिए बिना नाम लिए केजरीवाल सरकार को घेर दिया। उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया, वहीं दूसरी ओर से बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। एलजी साहब पिछले 6 महीने से दिल्ली के हर नाले में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने नजफगढ़ नाला साफ करा दिया, मैंने शाहदरा ड्रेन साफ करा दिया, मैंने यमुना साफ करा दी। आप लोगों को ही लेके जाते हैं। आज कह रहे हैं कि ये चीज़ें साफ नहीं हुई। ये कैसी राजनीति है? जब हिमाचल के अंदर लोगों की जान जा रही है, उत्तराखंड में लोगों की जान जा रही है, पूरे उत्तर भारत के अंदर त्रासदी आई हुई है। एलजी साहब को ऐसे समय लोगों की मदद करनी चाहिए या गंदी राजनीति करनी चाहिए? ये संवेदनशील विषय, लोगों के घर बह जाने, लोगों का जान चला जाना, ये राजनीति का विषय कदाचित नहीं। जिस प्रकार की ओछी राजनीति मैं देख रहा हूं, ट्विटर के माध्यम से भी कुछ लोग दोषारोपण करने का काम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, जब एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों खर्च करते हैं, तो जिम्मेदारी लेने पर भी तनिक सी जमीर खर्च करनी चाहिए। इस बीच दिल्ली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर हरियाणा के हथनी कुंड बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो इधर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना किनारे बसे इलाके जलमग्न हो रहे हैं। जैसे जैसे पानी का स्तर यहाँ पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की मुश्किलात, लोगों की जिंदगी भी मुश्किल होती जा रही है। आप देख सकते हैं घरों से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब अपने अपने घरों से बाहर निकलकर किसी तरह से इस गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर है। पिछले साल थोड़ा बहुत कम था इससे, बाकी हर साल आता है। हाँ जी। और कोई मदद के लिए यहाँ पर आ रहा है आप लोग? अभी तो कुछ भी मदद नहीं आई है। लोगों के आशियाने में पानी घुसा तो उन्होंने घर छोड़ा, लेकिन कुदरत के खौफ से जहां शरण ली वहां पीने के पानी की किल्लत ने परेशान कर दिया। बहरहाल पहले दिल्ली 2 दिनों की भारी बारिश से परेशान रही और सियासत का सैलाब है। सैलाब भी ऐसा कि ये तय करना मुश्किल होगा कि जिम्मेदार कौन। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरजी गुप्ता, पूर्व पॉलिसी कमिश्नर डीडीए के, और आरएस बाली साहब, अध्यक्ष एचपीडीसी के जुड़ गए हैं। लेकिन अभिषेक आनंद के पास एक बार लिए चलते हैं और आप लोग भी देखिएगा। आज तो हम हल्ला बोल पे ये कहते हैं अभिषेक की निकम्मी दिल्ली की सड़कें ही है, कसूर इनका है ना उनका है, सड़कों की बीमारी है। सड़कें खराब हैं, दिल्ली इस तरह की बनावट नहीं है कि बारिश झेल पाए। ये सब कुछ होना है क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार दिखता नहीं है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन आज आप लाइव गड्ढा लाइव कीजिए और बताइए G20 की तैयारी हो रही है राजधानी दिल्ली में। जगह जगह पर खूब सारे फाउंटेन्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, और ये बीच इंडिया गेट के पास हुआ है। दिखाइए अभिषेक आनंद।
जी बिल्कुल अंजना, देखिए जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं उससे कितना खूबसूरत पोर्ट्रे आ रहा है। बैकड्रॉप में आपको इंडिया गेट दिख रहा है, साथ में खूबसूरत सा गार्डन, और बिल्कुल उसके ठीक सामने ये इतना बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है। ये केविन हुई थी सड़क, जिसको अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। इसका साइज देख करके ऐसा नहीं लगता है कि इसको 1-2 दिन में ठीक किया जा सकेगा। काफी गहरा है ये जल जमाव, और जो पानी का रिसाव हुआ है उससे धीरे धीरे करके ये गड्ढा बना है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें अंजना यहाँ देखने को मिल रही हैं। वीवीआईपी इलाका है और आप यहाँ पे देखिए कैसे गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी परेशान है, कभी कहीं से कोई वीआईपी निकल आता है तो कभी कहीं से कोई वीआईपी। अभी वहां देखिए बैकड्रॉप में अभी एक एम्बुलेंस बहुत दूर फंसी हुई है। ये हालात है राष्ट्रीय राजधानी के इंडिया गेट के, और ये हम बिल्कुल जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स है और जो टेरिटोरियल आर्मी का यहाँ पर ऑफिस है उसके ठीक सामने है। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर ये स्थिति हो रही है। जो ड्रेनेज व्यवस्था है ये उसके चरमराने की वजह से हुआ है। गड्ढे का साइज देखिए कितना बड़ा है ये, और इसको ठीक करने में अंजना काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और तब तक दिल्ली वालों को इस जाम का दंश झेलना पड़ेगा। डोमिनो इफेक्ट इसी को बोलते हैं। एक बार एक जगह पर केविन हुआ और उसके बाद जो जाम लगने का सिलसिला शुरू होता है वो आसपास की सारी रोड्स तक फैलता चला जाता है। अंजना, धन्यवाद आपका अभिषेक, ये तस्वीर दिखाने के लिए और ये गड्ढा लाइव हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। एक ऐसे वक्त पर सुधांशु जी, जब G20 की तैयारी हो रही है, इतना आप लोग साज सज्जा पर एक अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए G20 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये गड्ढा क्या कह रहा है सुधांशु जी? अंजना जी, ये गड्ढा ये कह रहा है कि जमीन के साथ साथ उन लोगों का जमीर भी धंस गया है जो ये कहते थे हम नई राजनीति के लिए आए। वास्तविकता में जब प्रदेश की जनता किसी को सत्ता संचालन के लिए देती है और सत्ता संचालन से अधिक रुचि उनकी इधर उधर की बातों में प्रचार प्रसार से लेके वितंडावाद खड़ा करने में होता है, तो द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए आपने देखा आज का विषय क्या, याद करिए अभी जब छठ पूजा के समय कैसा जमुना में झाग दिखाई पड़ रहा था, और ये वही थे जो कहते थे बस हम सत्ता में आए और हम जमुना को एकदम क्लीन कर देंगे 4 साल के अंदर। फिर बाद में कहने लगे नहीं नहीं वो तो इधर से आ रहा था उधर से आ रहा था। अब अगर यह बात पूछी जाए कि आज आप ये कह रहे हैं कि मौसम के कारण ये हुआ, तो मैं एक और बात कहूंगा अंजना जी, मौसम के हिसाब से बदलने में तो सबसे माहिर पार्टी यही है। 10 साल में मौसम के हिसाब से जितने किरदार इन्होंने राजनीतिक मौसम के हिसाब से बदले हैं शायद वो उदाहरण नहीं होगा, परंतु मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस मौके ने एक सबक भी दिया है कि ईमानदारी से जो दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम करना चाहिए, बजाय इसके कि व्यर्थ के प्रचार प्रसार और वितंडावाद। प्रचार प्रसार करिए कोई बात नहीं, व्यर्थ का प्रचार प्रसार यानी आप प्रचार प्रसार पर बहुत खर्च करेंगे, मुद्दे की चीज के ऊपर नहीं खर्च करेंगे। और आज से नहीं, मैंने जमुना के जल के खराब होने से लेके कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी से लेके कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, और आज यह सड़कों के धंसने का जो विषय आ रहा है, ये सारी चीजें उत्तरोत्तर दर्शाती हैं। और आज तो उनके पास ये भी बचाव नहीं है कि एमसीडी उनके पास नहीं है, अब तो दोनों तरफ की सरकार है, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या जो वो भी तो है, कह रहे हैं एलजी साहब ये दावा करते थे कि जगह जगह वो नालों की सफाई करवा रहे हैं, तो फिर वो सफाई कहां गई, क्यों ऐसे वक्त पर पानी जम गया? छोटा सा जवाब। मानी हुई बात है कि एलजी साहब तो उस वस्तु स्थिति में आदेश ही दे सकते हैं ना, नालों की सफाई करवाने का काम तो राज्य सरकार का है, तो वो इंगित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कह सकते हैं करवाना है, पर मानी हुई बात है करवाने का कार्य तो राज्य सरकार का है अथवा कहीं कहीं एमसीडी का है। संजीव झा जी, मैंने सुना है जीके वाला गड्ढा तो आप लोगों ने भर दिया, क्योंकि मैंने वहां भी रिपोर्टर को भेजा था, रिपोर्टर ने मुझे बताया कि अब गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन ये इंडिया गेट वाला गड्ढा आपसे भी कुछ कह रहा है? देखिए अंजना जी, एक बात तो ये ठीक है, जो बारिश हुई है वो पिछले 40 साल में इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई, और मुझे लगता है ये बात दिल्ली की नहीं, बात पूरे देश की है। अगर मैं चर्चा फिर हिमाचल की करने लगूं, उत्तर प्रदेश की करने लगूं, गुड़गांव की करने लगूं, तो मुझे लगता है ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा, और मुझे लगता है ये वक्त भी नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन जो अभी सुधांशु जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लगातार ये कोशिश करते रहे कि किस तरह से दिल्ली सरकार के काम को अपने अधिकारियों के जरिए रोका जाए।
वो भाई इनके एलजी साहब को बड़ा ये शौक है कि खुद जाकर काम कराने का। आप ही के कैमरामैन को खूब बुलाया उन्होंने, शाहदरा ड्रेन पे, नजफगढ़ ड्रेन पे खूब बुलाया है उन्होंने यमुना साफ सफाई करते वक्त। हालांकि एनजीटी के चेयरमैन बनने के भी आदेश और चेयरमैन भी बन गए यमुना सफाई एक्शन प्लान का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको भी स्टे कर दिया। लगातार जल बोर्ड के इन्हीं के फाइनेंस सेक्रेटरी एलजी के कहने पर लगातार बजट कम करते जा रहे हैं। वो पिछले साल का बकाया है वो नहीं दे पा रहे हैं, नए काम नहीं हो पा रहे हैं। तो पूरी साजिश तो इनकी रही है कि दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उस पर रिसर्च करना चाहिए। इन्होंने एलजी साहब को इसलिए नहीं भेजा है कि वो यहां आकर के दिल्ली सरकार को मदद करें, बल्कि इसलिए भेजा है कि दिल्ली सरकार के काम को रोकें। खुद ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने लगते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं तो इम्यून हूं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम ही देंगे, हम काम कराएंगे। और इस तरह से दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, सबके जरिए दिल्ली के सारे काम को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने दो विजुअल दिखाए, एक विजुअल दिखाया आपने ग्रेटर कैलाश का, ग्रेटर कैलाश पे काम चल रहा है। हालांकि मैं अगर इस पे आरोप प्रत्यारोप में कह सकता हूं कि इंडिया गेट या एनडीएमसी के अंदर आता है, एनडीएमसी इनके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से जनता का भला नहीं होने वाला या लोग समाधान नहीं मिलने वाला है। काम करने की जरूरत है और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। एनडीएमसी से भी रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, कब तक काम हो जाएगा, कैसे काम होगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आपात स्थिति में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अभी तक 41,000 लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है। उस पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है कि उसको खाने की दिक्कत ना हो, उसको बाकी चीजों की दिक्कतें ना हो। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपात स्थिति है, इस आपात स्थिति से कैसे निकला जाए। लेकिन मैं जैसे शुरू में कहा कि बात ये केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश में। आप देखिए हिमाचल में पुल के पुल बह गए, आप देखिए उत्तराखंड की क्या हालात है, बगल में गुड़गांव की क्या हालत है देखिए, नोएडा की क्या हालत है देखिए। अगर सुधांशु जी नोएडा को बहुत अच्छा कर लिए होते, गुड़गांव को बहुत अच्छा कर लिए होते, तो दिल्ली पे सवाल करने का अधिकार था इनका। लेकिन मुझे यह लगता है कि अभी सबको मिलकर के काम करना है और इस दिल्ली के लोगों को या देश में जो दिक्कतें आ रही हैं वो लोग दिक्कतें ना, उस पे काम करना है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहां बैठ जाती है, एक तरफ ऑर्डिनेंस के जरिए अपने दिल्ली के अधिकारी कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ जब काम होने में अगर समय लग जाता है तो फिर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। मतलब मानवता और इंसानियत इन लोगों में खत्म हो चुकी है। ये चीज दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भी दिए थे, भूल जाते हैं, दिल्ली की जनता से बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लें, हमारी पैशन जो है वो आरे नहीं आएगी इनके। इन दोनों के बीच में तो फुटबॉल का गेम चल रहा है, वो उधर मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो उधर। आपने अपना गोल पोस्ट चुना है क्या, और ये गड्ढा आपको क्या कह रहा है? मुझे ये गड्ढा चीख चीख कर एक बात कह रहा है कि यहां पर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप लगाने में जनता इंटरेस्टेड नहीं है। जनता ये पूछना चाहती है कि हम कमर बराबर पानी में क्यों खड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कहीं और हो। और असलियत ये है, और मैं थोड़े सी सेंसिटिविटी लाना चाहती हूं उस डिबेट में, और मैं कहूंगी मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड या हिमाचल की बारिश को दिल्ली की बारिश से कंपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक फ्लैट लैंड है, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहां पर सारे संसाधन है, सारी संस्थाएं हैं, मेट्रो है, 2 करोड़ लोग रहते हैं और बहुत मॉडर्न एमिनिटीज से लैस है। जो हिमाचल या जो उत्तराखंड में हो रहा है वो वाकई में दैवीय आपदा है और उस पर हम सब लोगों को नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड भाजपा शासित है, कांग्रेस शासित हिमाचल है। मुझे लगता है वहां पर जो भयावह स्थिति नेचर के चलते हो रही है वो कंपैरिजन यहां नहीं करना चाहिए। मैं 2 बातें लेकिन जरूर कहूंगी। ये कह देना कि इतनी बारिश कभी नहीं हुई, मुझे लगता है थोड़ा गलत है, और ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकारें बना ही जाती हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों से लड़ने के लिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉल्यूशंस लाने के लिए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाए ही जाते हैं वंस इन 100 ईयर्स में, जो कोई बड़ी चीज हो उससे निपटने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं 2-4 बातें तथ्यों के साथ रखना चाहती हूं। मुझे लगता है ये तू मैं का वक्त नहीं है। दिल्ली की जनता नाराज है, दिल्ली की जनता खफा है, वो राजनीतिक तू मैं नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉर्म वाटर, जो बड़े पानी का जो ड्रेनेज होती थी, वो जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी करते थे। जिस जल बोर्ड पर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए बकाया है, लॉसेस में चल रहा है, जो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है अपने लिए हुए लोन पर, वो क्या दिल्ली साफ करेगा?
एमसीडी को सड़कें साफ करनी थी 1 महीने पहले, अभी तक क्यों नहीं साफ हुई? कुछ चीजों पर गौर करना जरूरी है। ऐसी तमाम वेटलैंड्स हैं, जो छोटे तालाब, छोटे पोखरे, छोटी लेक होती थी, जिनको भर दिया गया है, इसलिए पानी उभर रहा है। 30 से 40% बढ़ोतरी हो गई है ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लैंड होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखकर प्लानिंग करने की जरूरत है आज। और मैं ये बिल्कुल भी मजाक में नहीं कह रही हूं, लेकिन ये दुख की बात है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी में मजाक चल रहा है। नॉर्थ कैंपस का वाटर पार्क देख लो जी, निवासपुरी की नहर देख लो, कनॉट प्लेस का समुद्र देख लो, GK1 की झील देख लो, सदर बाजार की नदी देख लो, BKS का जाके नदी का किनारा देख लो। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज आप सरकार में हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इधर उधर दोषारोपण आप नहीं कर सकते हैं। आपने तैयारी नहीं करी थी और यह भी एक सच है कि यमुना में 4 दिन पहले फ्लड का अलर्ट आया, एक टेंट नहीं लगाया गया राहत और रिलीफ के लिए। क्यों नहीं लगाया गया? आज आप नदियों पे बैठ के यमुना में मत घूमिए, नावों पे बैठ के, वो करने का वक्त गुजर चुका है। कोई कैमरा इस पर कैप्चर, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मंत्री और कौन मुख्यमंत्री नदियों के ऊपर घूमे। आज जब काम करना था तब होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है प्राथमिकता लोगों की सहूलियत होनी चाहिए। और बीजेपी इससे कैसे पलड़ा झाड़ रही है मेरी थोड़ी सी समझ के बाहर है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक ही एमसीडी पर उनका कब्जा था। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं यही नसीहत दूंगी, आप सरकार में हैं, मुंह मत मोड़िए और इधर उधर दोषारोपण मत करिए। जो काम 1 महीने पहले हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए दिल्ली में। ठीक है झा जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। आरजी गुप्ता जी, चूंकि आप पॉलिसी कमिश्नर रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली इस तरह से बनाई ही नहीं गई थी कि इतनी भारी बारिश झेल सके। क्या इसमें सच्चाई है? इस तर्क में, इस दलील में दम है? मिस्टर गुप्ता। अजय, आप बात सुनिए ध्यान से। दिल्ली की प्लानिंग इतनी अच्छी है, सब बातें गलत है, सब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। कोई प्लान बनाने वाला तो प्लान, हमने रात दिन काम किया है, 50-60 साल से काम किया है। दिल्ली की प्लानिंग A1 है, A1 है। ये सब गलत है कि सब ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक कैसे ठीक नहीं होगा भाई? यू टेल मी एनीथिंग। वी वांट टू मॉडिफाई द स्पेसेस फॉर लिविंग, वर्किंग, एंजॉइंग, एजुकेशन, हेल्थ, सबका डिटेल्स है मेरे पास। समबडी हैज टू वर्क। ये तो बहुत गलत कहने की वाली बात है, सब कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? दिल्ली में आदमी काम नहीं करते क्या? दिल्ली में प्लानिंग की प्रॉब्लम सब कुछ है, सब डिटेल्स है डीडीए के अंदर। डीडीए का पर्पज यही था। इफ यू सी सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4 ऑफ डीडी एक्ट, एवरीथिंग इज देयर, बट समबडी हैज टू वर्क। शो मचा दिया कि साहब ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। चैलेंज की बात है, आई कैन डू द वर्क। आरएस वाली साहब, आप अध्यक्ष हैं HPTDC के, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कि हिमाचल में भी यही हो रहा है, क्या हिमाचल की परिस्थिति और दिल्ली की परिस्थिति को कंपेयर किया जा सकता है? हिमाचल, उत्तराखंड। अंजना जी, हिमाचल इस टाइम, इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जो कि हिमाचली हैं, और बाकी लोगों की पुष्टि हो रही है। हिमाचल के अंदर हर एक तरफ, चाहे आप शिमला की तरफ चले जाएं, चाहे आप लाहौल की तरफ चले जाएं, और सबसे ज्यादा सैंज, मणिकरण और कसौल, जो ये इलाका है जो मनाली की तरफ का है, वो बहुत ही बुरी हालत में है। बहुत मुश्किल से कुल्लू और जो मंडी का हाईवे है उसको रिस्टोर किया गया है, और बया पंडो और जो चैल चौक है वहां से ट्रैफिक मूव हो रही है। हमारी NDRF और SDRF और जो जवान है वो रात दिन काम कर रहे हैं, और ये प्राकृतिक आपदा है। ये आपदा जो है ये प्रकृति ने दी है, और 72 लोगों ने जान गंवाई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और जब क्लाउड बर्स्ट होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, वो सब कुछ ले जाता है। और जो हमारी प्रवक्ता ने इससे पहले कहा, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं अब कहीं से भी दिल्ली की या उत्तराखंड की परिस्थिति को आप उत्तराखंड या हिमाचल की परिस्थिति को, अब झा जी को एक बार दिखाए। संजीव जी, आप मामले की गंभीरता को समझिए। 72 लोगों की जान गई है, 92 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 39 तो भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। हिमाचल की परिस्थिति उससे आप यहां कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर तो ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है, ये राजधानी है सर, जो सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए उसके लिए उत्तराखंड की बात कीजिए, हिमाचल की बात कीजिए, नहीं चलेगा ना, ऐसी दलील नहीं चलेगी सर। मिस्टर झा।
अंजना जी, ना मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे वो आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं एक क्षेत्र का विधायक भी हूं और हमारे बगल में यमुना बह रही है और हम रोज दिन रात उसी के किनारे जा करके इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। एक बात समझिए आप कि पानी की ही बात करें तो यही अभी हरियाणा से पानी आ रहा है हथनी बैराज के जरिए। अभी लगातार कहा जा रहा है कि हमें हिमाचल की पानी इसी यमुना में आ रही है। अब देखिए 353 क्यूसेक के हिसाब से पानी आ रहा था, यानी एक सेकेंड में 353 क्यूबिक पानी आ रहा है। अब उसको 270 क्यूबिक के हिसाब से पानी आ रहा है। और जब यमुना का पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर जितने भी ड्रेन है हमारे आउटफॉल ड्रेन उसमें पानी चला जाता है, और जब आउटफॉल ड्रेन का पानी ऊपर चला जाता है तो नाले के पानी उसमें नहीं जा पाएगा, फिर आपको पंप करके पानी फेंकना पड़ता है। तो मैं केवल आपको तुलना हिमाचल से नहीं कर रहा था, मैंने तो आपको गुड़गांव का भी उदाहरण दिया था ना अंजना जी, मैंने आपको नोएडा का भी उदाहरण दिया था, गाजियाबाद का भी उदाहरण दिया था, और सुप्रिया जी के राजस्थान का भी उदाहरण दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये हालात, अगर गुड़गांव में हालात बहुत अच्छे होते तो आप कहते कि हाँ मैंने काम नहीं किया है, गुड़गांव ने तो कर लिया, अब गाजियाबाद ने तो कर लिया, नोएडा ने तो कर लिया, या हरियाणा में तो ठीक हो गई। मेरा ये कहना है कि आज पूरे देश में, और अगर आप डिबेट करते तो डिबेट का विजुअल अगर गुड़गांव का, नोएडा का, गाजियाबाद का, आप जयपुर का पैरेलल दिखाते अगर तो ठीक से डिबेट हो पाती। अगर हम नकारापन की बात करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग कर पा रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी विधायक, हम सब लोग खुद लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से सभी हमारे यहाँ भी एनडीआरएफ की बात हो, चाहे डिजास्टर की टीम की बात हो, हमारे सारे रेवेन्यू एसडीएम की बात हो, हमारे फ्लड इंजीनियर्स की बात हो, हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब स्थिति आपात स्थिति में जब पहुंचते हैं आप, तो कोई चुटकी में समाधान नहीं होता। अभी सुधांशु जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं चुनाव में मैं गया था, गुजरात गया था, 40 mm की बारिश में पूरा सूरत फ्लड हो गया था। यहां तो 1974 में 153 mm से ऊपर की बारिश हुई थी, आज बारिश हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें, और जो भी मैं कहता हूं, अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि हो सकता है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि गुप्ता जी को मैं बुलाऊं, उनसे एडवाइस लूं, और जो कोई भी अच्छा कर सकता वो बताइए ना, उसको अच्छा मिलकर करते हैं। लेकिन आज आपात स्थिति में ये दोषारोपण का वक्त नहीं है, ये सब जगह समस्याएं हैं और दिल्ली में भी समस्याएं, और दिल्ली के समस्याओं पर हमें दिन रात काम कर उसको ठीक करेंगे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, हम दिन रात लगे हुए हैं। समस्या जहां जहां आपने जीके की बात करी, जीके में गए हैं, इंजीनियर्स के काम कर रहे हैं, आपने इंडिया गेट का विजुअल दिखाया, वहां काम हो रही है। जहां जहां ये सूचनाएं मिल रही हैं वहां हर जगह काम कर रहे हैं। अब देखिए यमुना का जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो नीचे की मिट्टी खिसकती है, तो नीचे की मिट्टी खिसकती है, तो इस तरह से समस्याएं आती हैं। लेकिन एक जगह हम निगरानी करके काम कर रहे हैं। मिट्टी जब खिसकती है तो इस तरह की परेशानियां आती हैं। सूरत शहर भी डूब जाता है, गाजियाबाद को बचा लीजिए। हालांकि नोएडा की आप बात कर रहे थे झाजी, लेकिन नोएडा में यहां पर इस तरह से वाटर लॉगिंग की, कम से कम जहां से हमारे रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, यहां पर वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं आ रही है, लेकिन गाजियाबाद में बुरा हाल है। कैमरामैन को भेज दीजिएगा नोएडा में। बताइए कहाँ भेजना है? देखिए कहाँ भेजना है, एक सेकंड, परिस्थिति अलग होती है। 128 चले जाइएगा। 128 ठीक है, चलिए। गाजियाबाद, सूरत, सब पर जवाब दीजिए। ये सब भी तो वैसे ही, वहां पर भी ऐसे ही टोपोग्राफी ज्योग्राफी है जैसा कि दिल्ली में अलग अलग होती है। हाँ। हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, कश्मीर हो, वहां पर जब अधिक बारिश होती है तो क्या होता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है। उस कारण से एक अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और आप कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि आप भूस्खलन को रोक सके। परंतु दिल्ली के पास भारत के सबसे बेहतर आर्थिक स्रोत हैं, सबसे बेहतर संसाधन है, यह भी हमें विचार करके रखना चाहिए। आर्थिक स्रोतों की बात आती है तो जैसे दिल्ली जल बोर्ड और इनके पास बहुत सारा कर्जा है, कोई बात नहीं, अगर आप गरीबों को गुड़गांव पर भी जवाब, समस्या नहीं है। नहीं, भूस्खलन वाली बात तो मैंने बोल दी। अरे सर, गुड़गांव, गाजियाबाद, सूरत, इस पर जवाब दीजिए ना, ये भी तो ऐसे दिल्ली की तरह है। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। गुड़गांव, गाजियाबाद और सूरत से कई गुने ज्यादा रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और संसाधन, यानी रियल रिसोर्सेज दिल्ली के पास है। उन दोनों से कहीं ज्यादा, मतलब कई गुने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे।
उसके बावजूद समस्या क्या आती, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, यदि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा है, इसके बावजूद गरीब को देना हमारी प्रतिबद्धता है, देना चाहिए। मगर हम ये कहें कि इन जनरल कह दो कि इतने पे सबका फ्री कर देंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे आइडेंटिफाई करिए, गरीब को दीजिए और उसके बाद आर्थिक प्रबंधन भी बेहतर करके दिखाइए। अब मुझे आर्थिक प्रबंधन पे ध्यान नहीं देना है, एक बात करके आगे चले जाना है। तो क्या होता है कि आपके पास सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज होने के बावजूद आप समस्या में आते चले जाते हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जमीन दरक रही है, तो मैं अंजना जी देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बाढ़ की चुनौती देश के किस हिस्से में रहती थी? पूर्वी हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर आसाम का क्षेत्र, सर्वाधिक बाढ़ की विभीषिका इसी क्षेत्र में रहती थी। जब से हमारी सरकार आई तो उसके बारे में विचार किया गया, मोदी जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर वहां पर नदियों के पाट चौड़े हैं और बाढ़ की समस्या रहती है तो उनको ड्रेजिंग करके और गहरा कर दिया जाए, जिससे वाटर रिटेंशन हुआ और उसके बाद उसमें वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की, यानी जलमार्ग की शुरुआत की। आज 100 से अधिक जलमार्ग भारत में काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो पूर्वी हिस्सा जहां सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका होती थी, पिछले कुछ वर्षों में वैसे दृश्य देखने को नहीं मिले जो पूर्व के वर्षों में। तो इसलिए मेरा कहना था, ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति को देखकर, वस्तुस्थिति को देख के कर सकता है। तो इस बात को सुधांशु जी वो पूछ रहे हैं कि एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली की मदद कर रहे हैं? एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली की मदद कर रहे हैं? ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल सीधे, एलजी साहब अपने संवैधानिक दायित्व के अनुसार दिल्ली की हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पॉलिटिक्स वो है जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा कि प्रचार के लिए आपने इतना मद खर्च किया। वैसे आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं, फिर भी बोल देते हैं कि प्रचार के लिए इतना खर्च किया और प्रोजेक्ट के लिए इतना मद नहीं। अब एक उदाहरण और दे दूं, दिल्ली मेट्रो के लिए पेड़ों की कटाई की फाइल 2-2 साल अटकी रहती है। जितने महीने लगते हैं उस फाइल को अटकने में केजरीवाल जी के घर के एक्सटेंशन के लिए उतने घंटे नहीं लगते, वो फाइल क्लियर हो जाती है। अब ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि इसमें पॉलिटिक्स है या इसमें गवर्नेंस है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, संजीव झा जी थोड़ा सा रुक जाइए। बड़ी खबर इस वक्त, और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी लिखी है, चार्जशीट में डाला, वो आपको बता दें। बृजभूषण पर चलाया जा सकता है उत्पीड़न का केस। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 6 जगहों की जानकारी विनेश फोगाट ने दी है। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने तस्वीर भी लगाई है और आज तक के हाथ चार्जशीट में मौजूद तस्वीर लगी है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है अरविंद, पीड़ित 6 रेसलर्स ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे, चार्जशीट दायर की गई है, तस्वीर भी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? क्या चार्जशीट में प्राइमा फसाई जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक दिल्ली पुलिस ने किया है उसमें उनके मुताबिक बड़ा केस बनता हुआ दिख रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? देखिए अंजना, जो 354 आईपीसी सेक्शन के तहत जो मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था 6 विक्टिम से, उसके बाद उन्होंने अपनी दलील को सही साबित करने के लिए, अपने बयानों को सही साबित करने के लिए कुछ फोटोग्राफ भी दिए थे, जिसमें एक फोटोग्राफ आज तक के हाथ लगा है जो चार्जशीट का हिस्सा है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली में एक इवेंट की तस्वीर थी। अब बड़ी बात जो आपने कही, जो 6 पीड़िता है जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने मोलेस्टेशन की बात की थी, उनके बयानों का समर्थन करते हुए अब दिल्ली पुलिस के पास 16 गवाह मौजूद है, जिसमें तकरीबन 5 जो पीड़ित रेसलर है उनके परिवार के लोग हैं, जबकि 2 कोच है, 3 जो रेसलर साथी हैं वो है। उसके अलावा गीता और फोगाट और बबीता फोगाट वो भी इस मामले में विटनेस है चार्जशीट में। तो कुल मिलाकर बिल्कुल ये सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है कि वो केस को कैसे देखेगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसके बाद खुद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये काफी पुराना मामला है और अब क्यों बयान दर्ज कराए गए। उसके आधार पर जो पीड़ित रेसलर है उन्होंने बाकायदा न सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया 164 के तहत, बल्कि सबूत के तौर पर कुछ फोटोग्राफ भी दिए, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से छेड़छाड़ हुई, मोलेस्टेशन हुआ। वो तस्वीरें चार्जशीट का हिस्सा है। साथ ही साथ अब चूंकि
ये कहा जा सकता था कि बदले की भावना से अगर कोई पीड़िता है वो बयान देती है, लेकिन अब बयानों का समर्थन करते हुए पुलिस के जो चार्जशीट है उसमें तकरीबन 16 से 17 विटनेस है, जिसमें 5 परिवार के लोग हैं, कोच है, उसके अलावा सहयोगी रेसलर 2 है। कोच आप बता रहे हैं, तो अब 2 कोच बता रहे हैं आप, 2 कोच हैं जो प्लेयर्स की तरफ से इन एक्यूजेशंस में विटनेस बनने को तैयार हुए हैं। जी बिल्कुल, वो विटनेस बनने को तैयार हुए हैं, 2 कोच हैं, उसके अलावा जो रेफरी होते हैं वो भी हैं, उसके अलावा 3 जो सहयोगी रेसलर हैं उन्होंने भी पीड़ितों के पक्ष में बयान दिया। यानी विटनेस के तौर पर अब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनके पास 16 से 17 ऐसे विटनेस हैं जो पीड़ित जो आरोप लगा रही है उनके बयानों का समर्थन करते हैं। पूरी तहकीकात करके या फिर पीड़ितों ने जो तस्वीरें दी थी हमें आरोपों को सही साबित करने के लिए, वो तस्वीरें दी, चार्जशीट सब कुछ अब कोर्ट के पास है। 18 जुलाई के लिए सम्मन किया है बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने। अब ये देखना होगा कि अदालत किस तरह से इस केस को देखती है। बहुत धन्यवाद आपका अरविंद ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। चार्जशीट दायर कर गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन आज तक के हाथ ये तस्वीर लगी जिसको चार्जशीट में शामिल किया गया है। 2 कोचेस, कुछ रेफरीज, लगभग 15 से 16 विटनेस भी, गवाह भी दिल्ली पुलिस ने डाले हैं अब इस पूरे मामले में खिलाड़ियों के आरोप को सही साबित करने के लिए। अब देखना होगा मामला कोर्ट में किस तरह से ठहरता है और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के लिए किस तरह से कानूनी मामला आगे बढ़ता है खिलाड़ियों के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप पर। बहरहाल वापस रुक करते हैं उस खबर का जिस पर हम लगातार बने हुए थे। सुधांशु जी उस पर जल्दी से जवाब दीजिए। एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली वालों का काम कर रहे हैं? ये प्रश्न बार बार आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दावा करते थे। क्या बीजेपी, चूंकि आप दिल्ली जीत नहीं पाए, क्या एलजी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी? ये गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बात कहा कि एलजी साहब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो जो चीजें आवश्यक हैं सिर्फ उसी की तरफ इंगित कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात जो हमने इससे पूर्व में भी कही थी कि ये बताइए, यदि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप इस ढंग की इतना पैसा प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे रहे हैं, अब इसमें कहीं एलजी साहब का रोल है? दूसरा मैंने उदाहरण दिया, उसको रिपीट कर देता हूं, उस समय आपकी ये न्यूज आ गई थी इसलिए कि दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए अटका रहा 2 साल तक, चूंकि पेड़ों की कटाई का परमिशन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आई। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के घर के लिए चंद घंटों, एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे नहीं लगे, एक के बाद एक अप्रूवल होता चला गया। अब इसमें एलजी साहब कहां पे रोल पे हैं? इवन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, वो जेएनयू वाला जो प्रकरण हुआ था टुकड़े टुकड़े वाले में, उसमें महीनों फाइल अटकी रही कि उन लोगों के खिलाफ, चूंकि आफ्टर ऑल वकील तो दिल्ली सरकार का होता है, तो वो फाइल कम से कम 10-12 महीने तक अटकी रही, तब जाके उसके दिल्ली पुलिस को यह परमिशन मिली कि वो केस आगे बढ़ाएं। तो ये मैंने 3 ऐसे उदाहरण दिए जिसमें एलजी का कहीं कोई रोल ही नहीं है, और यह बात सबको पता है। इवन आप याद करिए, जिस समय कोविड की 2nd वेव थी, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी, उत्तर प्रदेश दिल्ली से तकरीबन 20 गुना बड़ा राज्य है, और उतनी ही डिमांड लगभग उत्तर प्रदेश में थी, और जितनी डिमांड यहां आ रही थी गाड़ियां, उतना वो कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाई पड़े। इसलिए बहुत सारी बातें रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह, परंतु मैंने सिर्फ आपको 4 तथ्य ऐसे बताए हैं जिसमें एलजी का कोई रोल नहीं है, और साफ रूप से दिखाई पड़ता है कि कौन। इसके बाद सुप्रिया जी फौरन आपके पास आ रही है। संजीव जी सवाल तो सुनिए। बारिश हो, सड़कें धंसे, जल जमाव हो तो एलजी जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। कोई घटनाएं हो लॉ एंड ऑर्डर की तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, वो जिम्मेदार। कोई भी मुद्दा हो जहां आपका ज्यूरिसडिक्शन हो, वहां पर भी आप किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो दिल्ली की जनता किसकी तरफ देखे भाई? मतलब आपको चुनकर सरकार में यहां बिठाया है ना। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एलजी साहब की मंशा क्या है और करना क्या चाहते हैं। पहला, आप देखिए, एलजी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास करते हैं, क्योंकि एलजी साहब खुद कहते हैं कि मैं इम्यून हूं। जब बात होती है, जब सूरत में या गुजरात में जब केसेस आते हैं, कहते हैं कि नहीं, राज्यपाल जो है वो गवर्नर से ऊपर और प्रेसिडेंट से नीचे, इसलिए नहीं जा सकते। लेकिन यहां क्या करते हैं, डीआरसी का चेयरमैन सरकार के बिना बना देते हैं, और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, हम इसको स्टे दे रहे हैं।
दूसरा देखिए, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर जिस चेयरमैन को हमें बनाना है, अब वो चेयरमैन बना दिए और हमको कोर्ट जाना पड़े स्टे लेने के लिए और 6 महीने लग जाए, तो काम कैसे होगा? दूसरी बात, आप अभी देखिए कि एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया और ये चेयरमैन बन गए यमुना एक्शन प्लान कमेटी के, और जाकर घूमने लगे, हमारे अधिकारियों लेकर घूमते रह गए। हमने चैलेंज किया, चूंकि एनजीटी ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्टे दिया। अब देखिए दिल्ली सरकार में ऐसे बहुत सारे फेलोज, ये जो 4 वजह आप बता रहे हैं, इसकी वजह से सड़क धंस रही है। नहीं, आपने मुझे एलजी की पॉलिटिक्स किया है, आपने पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं सड़कों पे भी आऊंगा ना। आपने कहा कि एलजी क्या राजनीति कर रहे हैं? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। एलजी को राजनीति करने के लिए दिल्ली की जनता ने सरकार को नहीं चुना था। एलजी साहब इसलिए नहीं आए हैं कि दिल्ली सरकार के काम को रोक दें, जनता के मैंडेट को अपमान करें, सुप्रीम कोर्ट बाबा हमें जाना पड़े, वेट करना पड़े सुप्रीम कोर्ट फैसला कब आएगा। तो मुझे यह लगता है, और सारे अपने अधिकारी, एक बात बताइए, दिल्ली के जल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सैंक्शन देता है कि पैसे दो, कौन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी रोकने वाला? किसके सह पे रोक रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम एलजी के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर काम रोकेंगे तो हमें यहां से वाहवाही मिलेगी। जो अधिकारी काम करेगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जो अधिकारी काम को रोकेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ये लोग दिल्ली को आकर के अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इसीलिए हम फिर सड़कों पर लड़ते हैं, इसलिए हम जाकर कोर्ट में लड़ते हैं कि तुम्हारे इरादे कितने भी गंदे क्यों ना हो, ये आम आदमी पार्टी की सरकार, आंदोलन से आए लोग, हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रिया जी, आपने दोनों ही तरफ के तर्क सुन लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे ही गड्ढे होते रहेंगे और फिर अगली जुलाई हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे। आज 11 जुलाई है, फिर हो सकता है 11 जुलाई 8 जुलाई के आसपास हम लोग 2024 में फिर ऐसे ही बहस करें, फिर कहीं दिल्ली में गड्ढा हो। इस बीच G20 भी सितंबर में होना है। बिल्कुल, और दिल्ली की जनता को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि ये नूरा कुश्ती चलती रहे, और मेरे हिसाब से ये नूरा कुश्ती है। एलजी साहब जी ने बर्खास्त किया था 450 एक्सपर्ट्स को, अब ले इस पर एक्शन। यहां पर एक्शन नहीं लेंगे, वहां पर एक्शन लेंगे। और इन सरकार का, दिल्ली की सरकार का तो एक बिल्कुल है, अच्छा हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, हमने कर दिया, बुरा हो जाए तो कहीं भैया दोषारोपण कर दो, नूरा कुश्ती लड़ते रहो। मैं इस नूरा कुश्ती, और ये नूरा कुश्ती दिल्ली की जनता भी खूब समझ रही है, भाजपा और आपकी। लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं, और क्योंकि आपके यहां ब्रेकिंग न्यूज आई थी, सुधांशु जी ने 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई आपको, जिस तरह से ईडी के डायरेक्टर को आप बार-बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो चार्जशीट दायर हुई है अंजना जी, उस चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए, वो सारे आरोपों का उल्लेख इन्हीं रेसलर्स ने, इन्हीं रेफरीज ने, इन्हीं कोचेस ने सरकार की बनाई हुई ओवरसाइट कमेटी के सामने किया था, और अप्रैल में रिपोर्ट दी गई, उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। कार्रवाई करना तो दूर की बात थी। वक्त की चूंकि कमी है, जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। सांसद बने रहेंगे, कब तक संरक्षण दीजिएगा, कब निकाल फेंकिएगा उनको अपनी पार्टी से? इसका जवाब है आपके पास? छोटा सा जवाब। ये जवाब मैं नहीं, इस देश की बेटियां पूछ रही हैं आपसे। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी। हाँ, बस एक ही लाइन में कह देता हूं। सुप्रिया जी कह रही थी कि हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच में नूरा कुश्ती, उस कुश्ती के बीच में आप कहां हैं? 2 बार 0, डबल, 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा में 0-0। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल पूछा है, जो आप भाषण देने के लिए आ गए, आज विषय का नहीं था, इसीलिए आपकी ब्रजभूषण के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। मगर आपको तो बेहतर होता, दिल्ली की डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।